नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश। नॉलेज 360 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित हूं जीआईबी सीरीज के नए लेक्चर के साथ। जो लोग निरंतर मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं वो मेरा यहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टैक्स लॉज है। इसमें हम ध्यान देंगे, मैकमिलन की बुक में आप देखेंगे ज़्यादातर थ्योरी है, लेकिन टैक्स लॉज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ आते हैं, जो जीआईबी में क्वेश्चन आते हैं, वह करेंट टीडीएस का रेट क्या है या करेंट स्लैबिंग क्या है, इससे ज़्यादा आते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। टीडीएस के बारे में जानेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जीआईबी में पूछे जा सकने वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनकम टैक्स गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 से गवर्न होता है। द टैक्ट इनविसेज टैक्सेशन ऑफ इनकम ऑफ एन एसएसई ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। एक्ट जो है इनकम के टैक्सेशन को का प्रावधान करता है किसके बेसिस पर? तो रेजिडेंस के बेसिस पर और प्लेस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पर। एक एग्जाम्पल है यह, अगर कोई फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है तो उसका असेसमेंट ईयर जो होगा एक साल आगे का होगा, 2020-21 होगा। तो यह ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल ईयर अगर किसी का 18-19 है तो असेसमेंट ईयर जो होगा उनका 19-20 होगा। रेजिडेंट इंडियन, इनकम फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड इज टैक्सेबल। अगर कोई रेजिडेंट इंडियन है और उसको विश्व में कहीं से भी आय आ रहा है तो वह टैक्सेबल होगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, एनआरआई है, या कोई पर्सन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है भारत में, तो इस केस में जो एब्रोड से इनकम होगा यानी बाहर से इनकम होगा वह इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। यानी एनआरआई के केस में और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में जो इनकम होगा बाहर से, एब्रोड से जो इनकम होगा वह टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम टैक्स एक्ट इनविसेज टैक्सेशन ऑफ इनकम अंडर द फ्लोइंग हेड्स। इनकम टैक्स जो है फ्लोइंग हेड्स में जो है टैक्सेशन का प्रावधान करता है। कौन कौन सा? सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सारे हेड में इनकम टैक्स एक्ट जो है टैक्सेशन का प्रावधान करता है। टैक्सेबल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है, हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है उसमें से अलाउएबल डिडक्शन एज पर चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स ए, चैप्टर 6A इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर 6A में जो अलाउएबल डिडक्शन है, अगर उसे ग्रॉस टोटल इनकम से अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा टैक्सेबल इनकम आता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, टीडीएस जो प्रोविजन है, टीडीएस का जो चालान होता है उसको ITNS 281 कहते हैं। जो लोग गवर्नमेंट बिजनेस, जो बैंक में गवर्नमेंट बिजनेस जिस ब्रांच में होता होगा और जो इसको डील करता होगा वह जानता होगा। अब देखिए, पेमेंट ऑफ रेंट अगर साल में 2,40,000 से ज्यादा है तो उस केस में देखिए क्या होगा। अगर मशीन का रेंट साल में 2,40,000 से ज्यादा है तो जो टीडीएस कटेगा वह 2% के रेट से कटेगा। यही अगर लैंड और बिल्डिंग है, इसका रेंट अगर साल में 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस जो होगा 10% के हिसाब से कटेगा। 194C कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई पेमेंट दिया जाता है, अगर वह पेमेंट एक सिंगल अमाउंट यानी सिंगल अमाउंट ही उसका जाता है 30,000 से अधिक का, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट है उसमें सिंगल अमाउंट अगर 30,000 से अधिक का है, या उसको टोटल साल में जो पैसा दिया जाता है वह 1,00,000 रुपए से अधिक है, तो इन दोनों ही केस में टीडीएस कटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 1% के हिसाब से। अगर कोई दूसरा है यानी कोई कंपनी है या कोई फर्म है तो वह 2% के हिसाब से कटेगा। यानी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट अगर एक ही पेमेंट है 30,000 रुपए का से ज्यादा का, तो या साल में एग्रीगेट उसके 1,00,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट है, तो इस केस में टीडीएस जो है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 1% है, अदर्स के केस में 2% है। 194J प्रोफेशनल फी और रॉयल्टी के केस में, अगर प्रोफेशनल फी या रॉयल्टी अगर साल में 30,000 रुपए से अधिक है
यानी किसी को प्रोफेशनल फी या रॉयल्टी साल में 30,000 रुपये से अधिक मिलता है फाइनेंशियल ईयर में, तो रेट ऑफ टीडीएस जो होगा वो 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। अगर कॉल सेंटर में कोई काम करता है, उस केस में जो प्रोफेशनल फी होगा वो जो दे होगा उस पर रेट ऑफ टीडीएस जो होगा वह 2% के हिसाब से होगा। 194H, कमीशन ऑफ पेमेंट और ब्रोकरेज पेमेंट। कमीशन पेमेंट पर और ब्रोकरेज पेमेंट पर, अगर कमीशन पेमेंट या ब्रोकरेज पेमेंट साल में 15,000 रुपये से अधिक है तो टीडीएस जो होगा 5% के हिसाब से देय होगा। 194A, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। अगर एफडी आरडी टर्म डिपॉजिट है, आरडी, अगर साल में नॉर्मल आदमी को 40,000 रुपये से अधिक अगर इंटरेस्ट आता है और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये से अधिक अगर इंटरेस्ट आता है तो रेट ऑफ टीडीएस जो होगा वो 10% होगा, यानी 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर पैन नंबर सीड नहीं है खाते में तो 20% जो है बैंक काटेगी टीडीएस। रेट ऑफ टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट में अगर कोई इंटरेस्ट हम दे होता है तो किसी भी अमाउंट के लिए, उसमें अमाउंट का प्रोविजन नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट होगा उसका 30% टीडीएस कट जाएगा। अभी नया प्रोविजन है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल ऑफ एबव 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉल है तो उस केस में 2% जो है टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194N। यह जो टीडीएस का प्रोविजन है इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज तो नहीं है, इसको लिख लेना है, कॉपी पर याद कर लेना है, इसमें कोई समझने वाली चीज है ही नहीं। और ये जो भी चीज है इस चैप्टर में टैक्स लॉ में ये फैक्ट ही है, तो समझने वाली चीज कोई है नहीं। बाकी इनकम टैक्स का स्लैबिंग वगैरह भी जानते होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया नहीं, वह ज्यादातर पूछता ही नहीं है। टीडीएस से रिलेटेड जो है प्रोविजन जो है पूछता है, टीडीएस का रेट वगैरह अगर पूछना होता है तो पूछता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम टीडीएस टू एन इंडिविजुअल, कोई टीडीएस से एग्जेम्पशन चाहता है, एग्जेम्पशन का मतलब यहाँ पे टीडीएस से एग्जेम्पशन अगर कोई चाहता है यानी बैंक उसका टीडीएस नहीं काटे, अगर यह चाहता है तो इस केस में उसको 15G या 15H का फॉर्म जो है हर एक साल भरना पड़ता है। 15G वैसे लोग देंगे जिनका उम्र जो है 60 वर्ष से कम है, 15H वैसे लोग भरेंगे जिनका उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक है। 15G और 15H का फॉर्म जो है बैंक को 6 साल तक प्रिजर्व करके रखना है। टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ टीडीएस विद इन 7 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ द मंथ। अब बैंक ने तो टीडीएस काट लिया कस्टमर का, तो उसको डिपॉजिट कब तक करना है इनकम टैक्स को, तो जब मंथ क्लोज होता है यानी 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल से तो अगले 7 मई तक यानी 7 दिनों के भीतर, मंथ क्लोज ऑफ मंथ से 7 दिनों के भीतर जो है टीडीएस जो है बैंक को जमा डिपॉजिट कर देना है इनकम टैक्स को। लेकिन मार्च के केस में थोड़ा प्रावधान है, मार्च क्लोजिंग का समय होता है, तो इस केस में यह जो टाइम लिमिट है वो 30 अप्रैल तक है, यानी बैंक अगर मार्च में कोई टीडीएस काटता है तो उसको 30 अप्रैल तक जो है डिपॉजिट करा सकता है। फाइन फॉर डिले इन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, अगर बैंक जो है टीडीएस डिडक्ट करने में डिले करता है तो इस केस में पेनल इंटरेस्ट उसको लगेगा जो 1% पर एनम के पर मंथ के हिसाब से होगा। कहीं कहीं यह 12% पर एनम भी लिखा रहता है, तो यह ध्यान में रखिएगा। 1% पर मंथ के हिसाब से जो है बैंक जो है इंटरेस्ट पे करती है। अगर बैंक पेनल इंटरेस्ट पे करती है, एक तरह से पेनाल्टी होता है अगर बैंक जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं करती है टाइम से। तो अगर टीडीएस डिडक्ट कर लिया है टाइम से लेकिन डिपॉजिट नहीं कर की है अभी बैंक, यानी इनकम टैक्स को डिपॉजिट अभी नहीं की है, तो इस केस में इंटरेस्ट जो है 1.5% पर मंथ लगेगा, यानी 18% पर एनम। तो यह पेनल इंटरेस्ट जो पेनलाइज करेगा उस केस में 1.5% पर मंथ जो है इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा, अगर बैंक ने टीडीएस तो काट लिया है लेकिन इनकम टैक्स को डिपॉजिट नहीं किया है। टीडीएस फ्रॉम सैलरी पेंशन फाइल्ड अंडर टीडीएस रिटर्न, अगर सैलरी और पेंशन का जो टीडीएस मिलता है वह 24Q के अंडर जो है फाइल किया जाता है। 24Q टीडीएस रिटर्न जो कि फाइल किया जाता है वो 24Q के उसका नाम होता है, वह 24Q के अंतर्गत जो है फाइल किया जाता है। उसी प्रकार से अगर टीडीएस जो है अदर देन सैलरी और पेंशन से मिल रहा है तो इसका जो रिटर्न होता है वो 26Q होता है। फाइल अंडर टीडीएस रिटर्न 26 फाइल किया जाता है 26Q टीडीएस रिटर्न के अंतर्गत। उसी प्रकार से एनआरआई से अगर एनआरआई डिडक्टी जो है एनआरआई है
अगर उससे हम टीडीएस काटते हैं तो उसका जो है 27Q के अंतर्गत जो है टीडीएस रिटर्न फाइल किया जाता है। यानी सैलरी और पेंशन से अलग है तो 26Q, जो इंटरेस्ट का टीडीएस होता है वो 26Q में फाइल करते हैं। अगर पेंशन और सैलरी है तो 24Q में, अगर एनआरआई है और उसका टीडीएस हम काटते हैं तो 27Q में फाइल करते हैं। टाइम लिमिट टू फाइल टीडीएस फ्रॉम अदर देन सैलरी और पेंशन, यानी 26Q का जो है टीडीएस जो अदर देन सैलरी और पेंशन है उसका टाइम लिमिट क्या है फाइल करने का, तो क्वार्टरली फाइल किया जाता है, यह ध्यान में रख लीजिएगा। अगर जून में जो क्वार्टर एंड हो रहा है उसमें जो टीडीएस हम काटते हैं उसको फाइल करने का 26Q फाइल करने का टाइम है 31 जुलाई। अगर जो क्वार्टर सितंबर में एंड कर रहा है, यानी जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में जो हम काटे रहते हैं उसको फाइल करने का टाइम है 31 अक्टूबर 26Q। अगर अगर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अगर कोई टीडीएस हम काटते हैं तो उसका रिटर्न फाइल करने का जो अंतिम डेट है वह 31 जनवरी है। अगर कोई जनवरी से लेकर मार्च तक में अगर टीडीएस हम काटते हैं तो उस केस में रिटर्न फाइल करने का अंतिम तिथि जो है 1 मई है, तो यह याद कर लीजिएगा। अगर डिले करते हैं रिटर्न फाइल करने में तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगेगा। माइनर हेड ऑफ इनकम टैक्स चालान, इनकम टैक्स चालान को ITNS 280 कहते हैं। तो माइनर हेड कौन कौन थे? एडवांस टैक्स का जो माइनर हेड है वो 100 है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो माइनर हेड है वो 300 है, रेगुलर असेसमेंट टैक्स का जो माइनर हेड है या 400 है। कोमोडिटी, अब टीडीएस का तो हो गया, अब कोमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हम देखते हैं। यह जो फाइनेंस एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सीटीटी इज अप्लीकेबल फॉर डीलिंग इन ट्रेडिंग ऑफ कोमोडिटीज, सीटीटी जो है ट्रेडिंग ऑफ कोमोडिटीज के केस में अप्लीकेबल होता है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू टैक्स द commodity trading in India where both parties buyer and seller of the contract will be taxed depending on the amount of contract size। कॉन्ट्रैक्ट साइज के हिसाब से बायर और सेलर दोनों जो है जाता है। सीटीटी यानी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज के केस में लगाया जाता है। यह इंडिया के भीतर अगर कोई कमोडिटी ट्रेड करता है, अगर कोई बायर और सेलर है तो दोनों पर यह टैक्स लगाया जाता है, और यह टैक्स जो है अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के खरीद बिक्री पर कोई टैक्स हम नहीं लगाते हैं, सीटीटी नहीं लगाते हैं। सीटीटी का जो है 0.01% है, सीटीटी का जो रेट है वो 0.01% है। सीटीटी इज कलेक्टेड फ्रॉम द सेलर, सीटीटी लगाया तो दोनों पर जाता है लेकिन कलेक्ट किया जाता है सेलर से वसूल किया जाता है। अब जीएसटी में कुछ खास नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो लोग आप जानते हैं, इसमें क्वेश्चन भी उतना नहीं बनता है। जीएसटी बैंकिंग सर्विसेज पर 18% है, यह बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंडेमनिटी पर होगा। आशा कर रहा हूं कि आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही है। लेक्चर में जो भी पढ़ाया जाता है उस पर प्लीज विश्वास कीजिए। यह मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि आपको कहीं यह नहीं लगे कि कम पढ़ाया गया है। कम कुछ नहीं पढ़ाया गया है, जो भी पढ़ाया गया है उचित पढ़ाया गया है और आपके समय को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया गया है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है इस लेक्चर से आपका सॉल्व हो जाएगा और आप जीआईबी पास कर देंगे और अच्छे नंबरों से पास करेंगे, यह मेरी एक तरह से गारंटी है। बस आपको करना क्या है कि जो लेक्चर आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, उसको रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि रिवाइज ही करना जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा चीज तो मटेरियल तो आप देख ही रहे हैं, बहुत सारा मिल जाता है। तो यह आप कम समय में अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी, और वह जो भी आप नॉलेज आप इसमें गेन कर रहे हो वो आप अपने डेली बैंकिंग में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी अगला वीडियो मेरा आएगा तो वो आपको पता लग जाए।